पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर। कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में करेंगे दर्शन पूजन। भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से जुड़ी चुनौतियों और रणनीतियों पर चर्चा के लिए सीबीआई का सम्मेलन आज। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। नार्को, आतंकवाद, साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर भी होगी बात। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगी मुलाकात। विभिन्न अहम मुद्दों पर होगी द्विपक्षीय वार्ता। गाजा शांति योजना को भारत का समर्थन। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने युगांडा में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कहा, 2 स्टेट सॉल्यूशन ही स्थायी शांति प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता। और दक्षिण भारत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश होने की संभावना। आने वाले कुछ दिनों में ओडिशा, मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में भी हो सकती है बारिश। और अब सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। पीएम मोदी कुर्नूल में जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे, उनसे औद्योगिक विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे विस्तार को नई गति मिलेगी। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में भी भारी उत्साह है। अपने आंध्र प्रदेश दौरे में प्रधानमंत्री राज्य को 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार जो हमारे को सहायता दे रहा है, उसके वजह से आज दुनिया के बेहतरीन चीज़ें, जैसे अपन देखें गूगल का गीगाबाइट का जो डेटा सेंटर आ रहा है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में आज टीसीएस आ रहा है, आज विशाखापट्टनम में सीपी आ रहा है। विशाखापट्टनम में अब जो दुनिया के बेहतरीन जो इन्वेस्टर्स है पूरे आ रहे हैं। ऐसी अपने रायलसीमा में अपने एरोस्पेस का आ रहा है। अरे ऐसा अमरावती को भी गौरव प्रधानमंत्री जी ने उनका साकार दिया है। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे, उनमें 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की कुर्नूल 3 पूलिंग स्टेशन ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का शिलान्यास, 4,920 करोड़ रुपए की ओरवारकल औद्योगिक क्षेत्र और कड़प्पा में कोपरथी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला, सव्वावरम से शीलानगर तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला, 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण और 1,730 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेल इंडिया लिमिटेड की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया जाना शामिल है। मोदी साहब इधर आएंगे, श्रीशैलम है, कर्नूल प्रोग्राम है, बहुत इसलिए अच्छा इधर मेंटेनेंस करने के लिए सब बहुत खुश करते हैं। खुशी की बात है। यहाँ पर ये मेन मकसद इसका क्या है बोले तो पूरा जीएसटी को, वो जीएसटी के स्लैब्स कम करने के वजह से पूरों को, सारे यहाँ अमीर ने गरीब ने, पूरे भारत देश के जितने भी लोग हैं सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये हमारे को आने वाली दीपावली ये जीएसटी के वजह से पहले ही सबको, हमारे भारत देश में सबको पहले ही दीपावली आ गई जीएसटी स्लैब्स कम करने की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश आ रहे हैं कुर्नूल, और यहाँ पर आप देखें उत्साह देखने को बनता है एनडीए के कार्यकर्ताओं में। उनका कहना है कि तमाम निवेश प्रस्तावों की झड़ी लगी है जब से राज्य में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में एनडीए सरकार बनी है, और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम पैकेज दिए गए हैं। और यहाँ जीएसटी पर राहत मिलने के बाद खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात भी आंध्र प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। कैमरामैन मुकेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आंध्र प्रदेश के दौरे की शुरुआत श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजन अर्चन और दर्शन के साथ करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आंध्र प्रदेश दौरे की शुरुआत नंदयाल जिले से करेंगे। पीएम श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। ये पवित्र स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक है। एक ही मंदिर परिसर में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का होना इस मंदिर को ऐतिहासिक बनाता है। मोदी आने के खुशी में हम लोग पूरा लोग आ गया। हार्टली वेलकम टू मोदी सर। जो प्रधानमंत्री साहब ये आंध्र प्रदेश में श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर को आने वाले हैं, ये तो दुनिया का टाइगर है। जब प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं ऑटोमेटिकली इधर डेवलपमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। प्रधानमंत्री जो हमारा नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारा है श्रीशैलम में, हमें बहुत खुशी की बात है। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है और ये हमारा बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इसका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ का प्रजा जो है बहुत ही खुशी है। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के लिए, जो कि ज्योतिर्लिंगों में आता है, उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। बड़ी मान्यता सुनी थी और यहाँ के दर्शन करके मन को प्रसन्नता मिली। जैसे कि इंडिया में 12 है ज्योतिर्लिंग। अभी हमने रिसेंटली उज्जैन श्री महाकाल और ओमकारेश्वर के दर्शन करके फिर यहीं पे हैं तीसरे जो आज पूरे हुए हैं दर्शन। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत ही अच्छा अनुभव। ओम नमः शिवाय। Both Shaktipeeth and Jyotirlinga situated in one prakara. So second Jyotirlinga and sixth Shaktipeeth. On an average, the footfall of Sri Salem is 30 to 35,000. On peak days, it touches nearly 50 to 60,000. During Mahashivratri and festivals, even 85 to 1 lakh above. We are catering the needs of pilgrims. पीएम श्री शैलम स्थित श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी जाएंगे। इस स्मारक परिसर में एक ध्यान मंदिर है जिसके चारों कोनों पर 4 प्रतिष्ठित किलों प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल स्थापित हैं। इसके केंद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की गहन ध्यान मुद्रा में एक प्रतिमा है। उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरों में बढ़ते हैं आगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीबीआई के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां। सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य पुलिस एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन में भगोड़ों को ट्रैक करने और उन्हें भारत वापस लाने के प्रयासों पर चर्चा होगी। इस दौरान गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सहित अन्य हितधारक भी भाग लेंगे। दरअसल कई देशों में वांछित भारतीय भगोड़ों के संबंध में 300 से अधिक प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित है। भगोड़े अक्सर इन देशों से अपने प्रत्यर्पण के प्रयासों को बाधित करने के लिए विभिन्न रास्तों का सहारा लेते हैं। ऐसे कई मामले हैं जहां संगठित आपराधिक गिरोहों से जुड़े कई अपराधी विदेश में रहते हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। सम्मेलन में कानून प्रवर्तन एजेंसियां और विशेषज्ञ इन चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे ताकि इन भगोड़े अपराधियों के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सके। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विदेशों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उपलब्ध औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का प्रभावी उपयोग, भगोड़े अपराधियों का पता लगाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग, भगोड़ों के प्रत्यर्पण के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण और वांछित भगोड़ों के वित्तीय फुटप्रिंट्स का विश्लेषण सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाएंगे। नार्को, आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध और आर्थिक अपराधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री अमरसूरिया आज सुबह अपनी पहली यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। वो आज से 18 अक्टूबर तक भारत में रहेंगी। इस दौरान वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अन्य वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से मिलकर प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा करेंगी। प्रधानमंत्री अमरसूरिया शिक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श के लिए आईआईटी दिल्ली और नीति आयोग का दौरा भी करेंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की प्रतिष्ठित पूर्व छात्रा होने के नाते वो अपने संस्थान का भी दौरा करने वाली हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए।
इस शिखर सम्मेलन का विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। बैठक में कीर्तिवर्धन सिंह ने गाजा शांति योजना के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही स्थायी शांति प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। कीर्तिवर्धन सिंह ने आगे कहा कि भारत एक शांतिपूर्ण और स्थिर पश्चिम एशिया के निर्माण की दिशा में योगदान देने को तैयार है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 19वीं नैम मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान माली गणराज्य के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह डियोप से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सोमालिया संघीय गणराज्य के विदेश राज्य मंत्री अली मोहम्मद उमर से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय सहयोग को और विस्तार देने पर चर्चा हुई। और बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मी तेज है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में भाजपा ने कुल 18 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें भाजपा ने रामनगर विधानसभा सीट से नंदकिशोर राम को टिकट दिया है। इसके अलावा नरकटियागंज से संजय पांडे, चनपटिया से उमाकांत सिंह और रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह भाजपा की ओर से चुनाव लड़ेंगे। कल्याणपुर से सचिंद्र प्रसाद सिंह, राघोपुर से सतीश कुमार यादव, मोहनिया से संगीता कुमारी और गोह से रणविजय सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं 22 से विनोद यादव, बेहपुर से कुमार शैलेंद्र और फिर 35 से मुरारी पासवान को टिकट दिया गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और एनडीए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में एनडीए गठबंधन में उनके खाते में आई 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर नामों की घोषणा हो गई है, जबकि 2 सीटें बाजपट्टी और पारू विधानसभा अभी भी खाली है। इससे पहले कल उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से अपनी कुछ बातों को लेकर मुलाकात की थी और इसके बाद दिल्ली से पटना पहुंचते ही उन्होंने 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। शहरों में कूड़े का सही निस्तारीकरण सबसे अहम होता है। राजधानी दिल्ली में भी कूड़ा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। गाजीपुर, ओखला और भलेसवा लैंडफिल साइट करीब करीब भर चुके हैं और ऐसे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई शुरुआत की है। मंत्रालय इस कूड़े के इस्तेमाल से सड़क बना रहा है। राजधानी दिल्ली में कूड़े कचरे के पहाड़ एक बड़ी समस्या हैं। कल्पना कीजिए, दिल्ली के भलसवा में वो विशाल कूड़े का पहाड़ जो सालों से दुर्गंध और प्रदूषण फैला रहा था, अब सड़क बन रहा है। जी हाँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कूड़े के पहाड़ों का बेहतर समाधान निकाला है। दिल्ली वालों के इस कचरे का इस्तेमाल अब सड़क बनाने के लिए हो रहा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपके पीछे बायो माइनिंग है, 30 इयर्स बिफोर से है ये। इसमें हमने पीछे ट्रॉमल्स लगा रखे हैं। हमारे पास 18 to 20 सेट्स हैं ट्रॉमल्स के। हम बायो माइनिंग में ऊपर से पहले उसको कट करते हैं, मटेरियल को नीचे शिफ्ट करते हैं, फिर उसको डाल के अपने ट्रॉमल्स में डालते हैं। उसके बाद उसको सेग्रीगेशन करते हैं। सेग्रीगेशन में हमारे पास 3 पार्ट्स निकलते हैं, 1 ऑफ इनर्ट, 2 ऑफ RDF, 3rd एंड CND। RDF 10%, CND 10%, इनर्ट 80%। और जो इनर्ट निकलता है, आप देख रहे हैं ब्लैक सॉइल है, इनर्ट है, ये हमारा सारा NHI जो UAR2 बना है द्वारका एक्सप्रेस में, हमने उसमें यूज़ करा है। बाकी और DDA MCD के लो लाइन एरिया है, हम उसमें यूज़ करें। अप्रॉक्सीमेट 75% जो पहाड़ का एरिया था वो चला गया यहाँ से, और लगभग 25 एकड़ के आसपास ज़मीन रिक्लेम कर लिया है। उसमें से 5 एकड़ तो ये बम्बू प्लांटेशन जो आप दिखाई दे रहे हो, हमने कर भी दिया है। ये सड़क मार्ग है UER2। UER का मतलब है अर्बन एक्सटेंशन रोड। इस सड़क पर वाहन चलाते समय क्या आप यकीन करेंगे कि इसका निर्माण कचरे से हुआ होगा? अगर नहीं तो यकीन कर लीजिए, क्योंकि यही सच है। इस सड़क की खासियत है कि इसे बनाने के लिए 10 लाख टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है, जो कि भलसवा लैंडफिल साइट से लिया गया है। इस रोड को बनने में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन इनर्ट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इसको इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि ये हम हाईवे सेक्टर में पहली बार इनर्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा चैलेंज था कि मिट्टी कहाँ से लाई जाए, तो हमने अथॉरिटी इंजीनियर के साथ में
हिट एंड ट्राई किया कि कैसे मटेरियल कौन सा सूटेबल यूज़ हो सकता है। तो इनर्ट मटेरियल हमारे जानकारी में आया और फिर इनर्ट मटेरियल की हमने टेस्टिंग करवाई। उससे समझ में आया कि ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है जो हमको एम्बैंकमेंट भरने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ की हैं। UER-2 दिल्ली के लिए लाइफलाइन रोड है, जिसका मकसद ट्रैफिक को कम करना और रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इसीलिए इसके सभी चौराहों को सिग्नल फ्री रखा गया है। कुल 75.7 किलोमीटर लंबी कचरे से बनी इस इनोवेटिव रोड का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। खास बात यह है कि ये सड़क मजबूत और टिकाऊ तो है ही, पर्यावरण अनुकूल भी है। तो हमारे साथ इस समय राजन जी हैं, जो एक तरह से सड़क के डॉक्टर हैं और इन्होंने ही इस सड़क को जांचा परखा है कि ये क्वालिटी में कितनी ज़्यादा सही है। कैसे क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि सड़क जो है सही बनी है और ये टिकाऊ रहेगी, ड्यूरेबल रहेगी? मेनली हमने यहाँ बिना टेक्निकलिटी में गए हम कई चीज़ें जैसे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, दी कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, ये सब चेक करवाते हैं। हमें जो एक दिक्कत आई वो ये थी कि जो मटेरियल यहाँ पे आता था वो काफ़ी मॉइस्ट रहता था, यानी उसकी मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी हाई रहती थी। तो हमने एक प्रैक्टिकल वे उसका ये ढूंढा कि जो ही वो हमारे पास साइड पे आता था हम उससे पहले साइड पे बिछा देते थे, खोल देते थे एक तरह से, और उस लेयर को 5 या 7 दिन धूप में रहने देते थे। बाय डूइंग दैट उसकी मॉइस्चर क्वांटिटी घट जाती थी और हमें रोलिंग करने में उसमें आसानी मिलती थी। तो हमने इस चीज़ को इंश्योर किया कि हमने 200 या 250 mm यानी कि 25 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जाने दिया और उसको रोल करते करते हम ऊपर आगे बढ़े। ऑलमोस्ट मेरे पास 15 इंजीनियर थे जो यहाँ टाइम टू टाइम मटेरियल को चेक करते थे और एक बार ही हम सर्टिफाई कर देते थे कि 250 mm की जो लेयर बिछी है वो सही है, तब ये लोग उसको आगे बढ़ते हुए 3 मीटर की तरफ ले जाया करते थे। आम आदमी के लिए तो कमाल है। दिल्ली से कूड़े का बोझ हटेगा, ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा, सफर तेज, दवाइयों पर खर्च घटेगा, क्योंकि साफ हवा से बीमारियां कम होंगी। उम्मीद है कि जल्दी ही कूड़े के ये पहाड़ गायब हो जाएंगे और इस जगह पर होंगे स्कूल या अस्पताल। आपका इलाका सुंदर बनेगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां कचरा समस्या नहीं समाधान बनता है। चमचमाती हुई सड़क और उस पर तेज रफ्तार दौड़ती हुई गाड़ियां, ये कमाल है दिल्ली के कूड़े से बनी सड़क का। ये जहां लोगों के यातायात में सहूलत प्रदान कर रही है, यातायात के समय को कम कर रही है, वहीं ज्यादा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ भी है। कैमरा पर्सन मनमोहन भंडारी के साथ मैं शहला निगार, DD न्यूज के लिए। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NSG कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि NSG कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। उन्होंने अटूट वीरता और बलिदान से हमारे राष्ट्र की रक्षा करके युद्ध उत्कृष्टता के स्वर्णिम मानक स्थापित किए हैं। राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को नमन। और अब बात GST बचत उत्सव की। GST में किए गए सुधारों ने रियल एस्टेट सेक्टर की लागत में काफी कमी ला दी है। सीमेंट समेत अन्य निर्माण सामग्री की कीमत घटी है, जिसकी वजह से बिल्डर्स भी खासे खुश हैं। सरकार द्वारा GST सुधारा में सीमेंट पर GST घटाने जाने पे बिल्डरों
और कॉन्ट्रैक्टरों को बहुत फायदा हुआ है। खास तौर पे सरकारी ठेके लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर के लिए इस दिवाली यह जीएसटी रिफॉर्म्स बिल एक बम्पर योजना साबित हुई है और इसी मौके पे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का इस निर्णय के लिए हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। वहीं हेल्थ केयर में जीएसटी दरों में कटौती से लोगों को दवाओं, मेडिकल उपकरणों और बीमा पर कम खर्च आने से सीधा लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लाइफ केयर अस्पताल की प्रबंध निदेशक डॉक्टर स्मिता जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कम करके स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। डॉक्टर स्मिता ने कहा कि कई जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर वित्तीय बोझ कम हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है, जिसमें जीएसटी दरों को कम करा है, ये एक हेल्थ सेक्टर के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। किसी दवाओं पे तो उन्होंने ज़ीरो जीएसटी कर दिया है, नहीं तो 18% से 5% पे आ गया है। दूसरा, जो घरेलू उपकरण हैं जो मेडिकल में यूज़ होते हैं, लाइक ग्लूकोमीटर है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, थर्मामीटर है, इन सब पे भी जीएसटी घट के 18 से 5% हो गई है। तो ये जो जनता है, आम जनता, इसके रीच में आ गई है और उन लोग के लिए सस्ता हो गया है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाएं जो हैं काफ़ी महंगी होती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं और एंटी कैंसरस हैं। तो जब इस पे जीएसटी कम होगा तो गरीब आदमी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर के लिए वो सस्ती है और गरीबों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी कड़ी में हरेंद्र दुबे ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जीएसटी कम होने पर खुशी जताई और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि दवाओं, मेडिकल उपकरणों और डायग्नोस्टिक किटों पर जीएसटी कम करने से अस्पतालों और क्लिनिकों में जांच और इलाज की लागत कम होगी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म किया है और खासतौर से मेडिकल क्षेत्र में जितनी सुविधा इस समय मिल रही है रिफॉर्म होने के बाद, चाहे मेडिकल किट की बात हो या शुगर इंस्ट्रूमेंट की बात हो या बीपी इंस्ट्रूमेंट की बात हो या सर्जरी में उपयोग होने वाले मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो, दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं काफ़ी सस्ती हो गई। गरीब असहाय जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले जो नहीं जानते हैं, जो लूटपाट मची थी, उस पर प्रधानमंत्री ने विराम लगा दिया। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 2 दिन में ओडिशा, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में गरज के साथ बिजली और तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया गया है। तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, केरल के तटों और लक्षद्वीप में भी तूफानी मौसम रहेगा। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्वच्छ और साफ वातावरण में लोगों को बर्फ से ढके कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का शानदार नज़ारा देखने को मिला। तो आप भी देखिए इसकी झलक। गाजा में संघर्ष विराम के बावजूद तनाव कम नहीं हुआ है। इजरायल ने हमास को चेतावनी दी है कि यदि वो अमेरिका द्वारा तय संघर्ष विराम की शर्तों का पालन नहीं करता है तो दोबारा सैन्य अभियान शुरू किया जाएगा। ये चेतावनी इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स के कार्यालय ने दी। बयान में कहा गया है कि हमास ने अब तक 28 ज्ञात मृत बंधकों में से केवल 7 के अवशेष लौटाए हैं। हाल ही में सौंपे गए 2 शवों के बाद हमास ने कहा कि विशेष उपकरणों की कमी के कारण गाजा की खंडहर इमारतों से और शव निकालना संभव नहीं है। इजरायल ने बताया कि हमास द्वारा लौटाया गया एक अतिरिक्त शव किसी पूर्व बंधक का नहीं था। वहीं हमास का कहना है कि सौंपे गए 2 शव ही फिलहाल अंतिम होंगे, जो समझौते में तय संख्या से काफ़ी कम है।
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 29वें रामजस बास्केटबॉल चैंपियन लीग 2025 की विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। रामजस फाउंडेशन की ओर से आयोजित बास्केटबॉल लीग में दिल्ली एनसीआर के 103 स्कूल के करीब 1000 से ज्यादा छात्रों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई। प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये प्रतियोगिता स्कूली स्तर पर खेलों में बढ़ रही भागीदारी को दर्शाती है, जो 2047 के विकसित भारत के सपने को और भी बल देगी। हमारे मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 2036 में देश में ओलंपिक होस्ट करना है और 2047 में हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। और उसके साथ देश को लक्ष्य भी दिया है कि 2036 में हमें मेडल टैली में देश को दुनिया में 1 से 10 क्रम में ले जाना है। और जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें मेडल टैली में दुनिया में 1 से 5 क्रम में आना है। रामजस बास्केटबॉल चैंपियंस लीग 2025 के सफल आयोजन पर रामजस स्कूल की निदेशक रचना पंत ने कहा कि उनकी कोशिश छात्रों में फिटनेस और उनके बीच खेल की भावना को बढ़ाना है। हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन था कि हमारा फिट इंडिया होना चाहिए और हमारे बच्चे जो है वो आगे जाकर के ओलंपिक्स तक पहुंचे। उसके लिए एक ही चीज़ हो सकती है, कैच देम यंग। जब आप बच्चों को नीचे से शुरुआत करेंगे तब वो आगे जा कर के वो जो है वो तैयार हो जाएंगे ओलंपिक्स पे। हमारा ये संकल्प है कि खाली पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई और खेल दोनों, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट, रेजिलियंस, टीम वर्क, कंपैशन, पार्टिसिपेशन, ये हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, यही हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं और यही हम यहाँ इस प्रांगण में दिखा रहे हैं इस खेल के ज़रिए। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम प्रैक्टिस पे हर रोज़ आते तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम कैसे प्रैक्टिस करें और हम और क्या कर सकते हैं। हमें थर्ड पोजीशन मिली है तो अगली बार हम फर्स्ट के लिए कोशिश करेंगे और हम अपनी मिस्टेक से सीखेंगे और ऑल दैट स्टफ। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्पोर्ट्स में हम आए, अपने फिटनेस के लिए करें, बिकॉज़ अगर हम पढ़ते ही रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो रह जाएंगी उसके बारे में भी स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है एंड हार्ड वर्किंग सिखाता है, जिसकी वजह से हम अपने पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।